नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परम अखिल क्लासेस में। आर ओ खंड शिक्षा अधिकारी और जो आने वाला 2024 की पीसीएस है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार अपने प्रैक्टिस सेट को करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो हमारा मेन फोकस है वो आर ओ को लेके है। आने वाले 6 महीने तक हम लोग सिर्फ आर ओ और ए के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश है कि डेली कम से कम हम 50-100 ना कर पाएँ तो 50 क्वेश्चन तो हम कर ही लें। बट हमारी कोशिश है कि अगर हो सकेगा आने वाले टाइम पे भी तो हम पर डे एक प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करेंगे। इसी सीरीज में हम लोग पहले पेशेंस मंत्रा को देखा था, फिर हम ध्येय की तरफ स्विच किए थे और ध्येय में जीएस का हमने कर लिया था। अगर मैं आपसे बात करूं तो जीएस का जो मॉक टेस्ट था वो हम लोग कर चुके थे। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो सामान्य हिंदी की है। चूँकि सामान्य हिंदी के कितने प्रश्न आते हैं, 60 क्वेश्चंस आते हैं और ये 60 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजिंग होते हैं, इसलिए आज हम लोग इसे देखने की कोशिश करेंगे। एक बात आप कमेंट करिएगा, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, हर चीज़ मैंने देखा है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं उससे कहीं ज़्यादा व्यूज़ लोग देखते हैं। सो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, जिससे आने वाले टाइम पे जितने भी वीडियोस है वो आपको मिल सके। और आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मान के चलिए कि नवरात्रि में मैं अपना ऑफिशियल जो हमारा वेबसाइट है और हमारा एप्लीकेशन है वो दोनों भी आपके सामने मैं लॉन्च कर दूंगा। अंडर कंस्ट्रक्शन में है, बस उस पर कुछ चीज़ें अभी बची हुई हैं इसलिए मैं लॉन्च नहीं कर पा रहा हूँ, हालांकि आ जाएगा बहुत जल्दी, बट उसे लॉन्च करने का काम मैं नवरात्रि में करूँगा। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं आपको बता दूँ इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल @परम PRAMAKHIL @परम अखिल पे आपको मिल जाएगी। CLASSES करेंगे वो भी आपको मिल जाएगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आपको हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, @परम अखिल के ही नाम से है। और वहीं पे आपको करंट अफेयर की भी MCQs मिल जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। डेली करंट अफेयर का जो ऑडियो क्लिप है वो आपको मिल जाता है। साथ ही में जितनी भी वीडियोज़ हैं उन वीडियो के लिंक के साथ में उसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चलिए हिंदी के इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ध्येय के मॉक टेस्ट के साथ भी जुड़ सकते हैं। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एज आ इंडिविजुअली स्टूडेंट होने के नाते बता रहा हूँ। हम लोग सिर्फ देखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जिन लोगों ने इससे पहले जीएस वाला मॉक प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, आप जीएस के भी प्रैक्टिस सेट पे आइए और एक बार कमेंट करिएगा कि आप क्या चाहते हैं। उस चीज़ को एक बार आप ज़रूर कमेंट करिएगा जिससे हमारी टीम उस पर भी काम कर सके। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों का एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। देखिएगा जल्दबाजी में क्या होता है, हम सिर्फ इंद्र देखते हैं, पर्यायवाची देखते नहीं, देखना भूल जाते हैं और हम गलत मार के चले आते हैं। सो सबसे खास बात है कि हमें ये देखना है कि कौन सा उसका पर्यायवाची है और कौन सा उसका पर्यायवाची नहीं। हमसे क्या पूछा गया है, उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु या मुकुंद। सो मेरे दोस्त आपको पता होगा कि उपेंद्र इंद्र का एक पर्यायवाची है। पुरंदर आप प्राचीन काल में देखेंगे तो इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था और जिष्णु भी इंद्र जी का एक प्रमुख नाम है। जबकि जो मुकुंद है ये किसका नाम है, ये विष्णु जी का नाम है, ये विष्णु जी का नाम है। वहीं इंद्र के अगर मैं अन्य नामों की बात करूं कि वो कौन कौन से हैं, तो शक्र है, शक्र है, उपेंद्र मैंने आपको बता ही दिया, पुरंदर मैंने आपको बता ही दिया है, एक है विडौजा, एक है विडौजा और एक उपेंद्र तो है ही, और उपेंद्र के साथ में एक है सचीपति। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सचीपति, ये भी इंद्र का एक प्रमुख नाम है। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, क्योंकि ये किसका नाम है, ये नाम है, एक सेकेंड, ये किसका नाम है, ये नाम है भगवान विष्णु का। ओके, सो डी इज द राइट ऑप्शन। आज मेरा ये पेन काम क्यों नहीं कर रहा जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अपने अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है विरत, दंडी या परिवाजरक या अंत। सो सन्यासी की अगर पर्यायवाची की मैं बात करूं तो एक तो दंडी है, उसके बाद में वैरागी है, वैरागी क्या है, वैरागी है, विरत है, ये भी आपको मिल जाएगा। एक इसका है त्यागी, त्याग करने वाला, त्यागी आपको मिलेगा, और परिवाजरक मिलेगा। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। अंत सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। जबकि अंत किसका है? तो ये संहार का है। क्लियर? अंत का क्या है? तो अंत की अगर मैं बात करूं तो अंत में आपको ध्वंस मिलेगा, ध्वंस मिलेगा, संहार मिलेगा, संहार मिलेगा, और आपको अंत मिलेगा। ठीक, ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची हैं? संहार के हैं। नाश भी एक मिलता है कभी कभी, जैसे हम लोग कहते हैं कि भैया जाओ तो हर नाश हो जाए, तो इसका मतलब है बर्बाद हो जाना, मिट जाना, अंत हो जाना, ये वर्ड है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? उदारता का औदार्य, कल्पतरू का सुरतरु, लोकेश का शिव, या विधु का चंद्रमा। बस आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उदारता का क्या होगा पर्यायवाची? औदार्य है। कल्पत रू का सुरत रू है, ये भी ठीक है। लेकिन मैं बात करूँ लोकेश की, तो लोकेश शिव जी की पर्यायवाची नहीं है, लोकेश ब्रह्मा जी की पर्यायवाची है। ये किसकी पर्यायवाची है? ब्रह्मा जी की पर्यायवाची है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ शिव जी की, जब ब्रह्मा जी को और क्या नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मा जी को प्रजापति के नाम से जाना जाता है, विधाता के नाम से जाना जाता है, कमलासन के नाम से जाना जाता है। मैं लिख देता हूँ, विधाता, विधाता, कमलासन, विधाता, कमलासन। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है अज, इसी के साथ में गिरपति, ये भी किसको जाना जाता है? ब्रह्मा जी को जाना जाता है। तो ये सब ब्रह्मा जी के पर्यायवाची नाम है। प्रभूत शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? बहुत का है, पर्याप्त का है, प्रचुर का है, या सभी का है? क्वेश्चन नंबर 4। तो जो प्रभूत पर्यायवाची शब्द है वो किसका है? वो सभी का है। सभी का मतलब, इसका मतलब है कि बहुत भी होता है, प्रचुर भी होता है, पर्याप्त भी होता है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट ऑप्शन। और इसका क्या है? लोकेश, ये भगवान शिव का है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द मतलब एक तरीके से गलत है या सुमेलित नहीं है? पर्यायवाची के तौर पर अगर हम देखें, सो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है? सिंधुसुता, कमला, भार्गवी या पद्मा, यमुना, समुद्रजा, अर्कसुता, महिसुता, यक्षपति, धनपति, मेघपति, निर्जरपति, धनंजय, राधे, कौतेय या उडुप। सो अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 में वो सारे विकल्प सही हैं, लेकिन कमला, सिंधुसुता, भार्गवी, पद्मा आदि ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। तो ये आपका सही है, बाकी के आपके अशुद्ध हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नखायुध चित्रक शार्दुल निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो मुझे पता है मेरे दोल कि शार्दुल शेर का है, इतना तो मुझे पता है, बाकी का मुझे नहीं पता। ठीक, तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी इज़ द राइट ऑप्शन कि शार्दुल किसका पर्यायवाची है? शेर का पर्यायवाची है। विसिख का पर्यायवाची शब्द है बाण, बाघ, ब्राह्मण या भारती। तो जो विसिख का पर्यायवाची शब्द क्या है? वो है बाण। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाण। अगर मैं इसके अन्य ऑप्शंस की बात करूं तो बाण को हम तीर बोलते हैं, शर बोलते हैं, क्या क्या बोल देते हैं? तीर बोल देते हैं, शर बोलते हैं, आसुग बोलते हैं, इच्छु भी बोलते हैं, इशु बोलते हैं, नाराज बोलते हैं, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सारंग।
इस सब के सब किसके पर्यायवाची हैं? बाण के पर्यायवाची हैं। सम्राट शब्द का पर्यायवाची है सम्राट का अधीश्वर, जगत, भूषण या मुकुंद। तो सम्राट की अगर मैं बात करूं निम्नलिखित में से तो कौन सा पर्यायवाची है? अधीश्वर है। और अधीश्वर शब्द का अगर आप थोड़ा सा रुख करेंगे या गौर करेंगे तो इसमें से अधिपति, राजाधिराज, महाराज, ये सब के सब किसके हैं? सम्राट के पर्यायवाची हैं। वहीं पे अगर मैं जगत की बात करूं तो जगत का क्या मतलब है? तो मेरे दोस्त जगत का मतलब होता है संसार। जगत का मतलब है संसार। और मुकुंद किसकी पर्यायवाची है? भगवान कृष्ण की पर्यायवाची है मुकुंद। वहीं भूषण का अर्थ क्या है? तो भूषण का अर्थ है गहना। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? दुम्र, द्रुम, तरु, करवाल या पिसुन। सो 9 का करवाल तलवार शब्द की एक पर्यायवाची है। किसका है? तलवार शब्द का पर्यायवाची क्या है? वो है करवाल। ठीक, करवाल कहाँ पर है? तो ये है करवाल। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक, वहीं पे अगर मैं द्रुम की बात करूं, द्रुम में तो खड़ग, चंद्रहास, कृपाण, अस्सी, ये सब किसके अन्य पर्यायवाची हैं? तलवार के। वहीं पे तरु तथा द्रुम ये वृक्ष के पर्यायवाची हैं। ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? वृक्ष के, तरु और द्रुम। वहीं पे पिसुन, अगर मैं पिशुन की बात करूं तो इसका मतलब होता है, 1 सेकेंड, इसका अर्थ है क्यों नहीं लिख जा रहे हो भैया? एक सेकेंड। पिशुन का अर्थ है, फिर चला गया, मेरे साथ मजाक कर रहा है, काग या कौवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, रेवती रमन किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मण का है, बलराम का है, कृष्ण का है या गणेश का है? तो ये बहुत आसान है कि जो रेवती रमन है ये बलराम जी का पर्यायवाची है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा विलोम स्टार्ट हो रहा है। कथित शब्द का विलोम क्या है? अकथ्य है, कथ्य है, कथनीय है या इनमें से कोई नहीं। सो मेरे दोस्त, कथित शब्द का विलोम अकथित होता है। क्या होता है? अकथित, कथित। ठीक, वहीं पे कथ्य का अकथ्य होता है, कथ्य का विलोम अकथ्य होता है और कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। इसका विलोम अकथनीय होता है। वंध्या का विलोम क्या है? वंध्या का संध्या है, उर्वरा है, अकृष्ट है या निर्झरा है। तो वंध्या का सामान्य सा अर्थ उर्वरा होता है, ये हम सबको पता है, मैं बस रिवीजन करवा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम पर्यायवाची नहीं है? इति का अथ, उत्साह का निरुत्साह, खंडन का विखंडन और ग्रही का सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 13, तो खंडन का विलोम क्या होता है? तो खंडन का होता है विखंडन नहीं, खंडन का अर्थ विलोम होता है मंडन करना। ठीक, ये है मंडन, बाकी सारे के सारे विकल्प क्या हैं? वो सही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का हम या तो अनैसर्गिक बोल देते हैं या कृत्रिम बोलते हैं। सो इसके दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है? आहार का विहार, अनुग्रह का आग्रह, निध्या का निंध का वंध या आमिष का सामिष। ठीक, सो अनुग्रह का विग्रह होता है, ये हमको पता है कि अनुग्रह का आग्रह नहीं होता, अनुग्रह का विग्रह होता है। ठीक, त्रुटिपूर्ण नहीं है, तो त्रुटिपूर्ण नहीं है का मतलब है कि कौन सा फिर सही है। ठीक, तो आग्रह का क्या होता है? आग्रह का विहार नहीं होता, आग्रह का विग्रह होता है, आग्रह का विग्रह होता है। अनुग्रह का क्या है? अनुग्रह का आग्रह होता है। निंद का क्या है? वंध है। वही आमिष का क्या है? निरामिष है। ये क्या होगा? निरामिष, आमिष का आमिष का निरामिष होगा।
जबकि आहार का एवं विहार इत्यादि ये कैसे शब्द हैं, विलोम शब्द या यूँ कहूँ मैं तो परस्पर भिन्न शब्द हैं। ठीक है, कौन सा त्रुटिपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, विधि का विलोम क्या होगा, निधि, विधिक, विधिहीन या निषेध। तो विधि का निषेध ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम क्या होगा, किसका, लब्ध का। प्रदत्त होगा, अप्रदत्त, विलब्ध होगा या बंधन होगा। तो बंधन का लब्ध का जो सर्वोत्त उपयोग हम कर सकते हैं विलोम के तौर पर वो प्रदत्त कर सकते हैं। क्लियर। हे का विलोम क्या होगा, हे का दे, हिंसा, उपादेय या इनमें से कोई नहीं। तो हे का जो विलोम शब्द वो है उपादेय। यहाँ कुछ समझना है नहीं, इसलिए हम लोग सीधा आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी देरी के। कौन सा एक कथन गलत है, शब्द एवं विलोम आपको करना है। सुगम का आगम, क्षीण का पुष्ट, शूरता का वीरता एवं लिप्त का निर्लिप्त। क्वेश्चन नंबर 19, तो शूरता का जो विलोम होगा वो वीरता नहीं, वो भीरुता होता है। क्या होता है, भीरुता, भीरुता होता है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है, नश्वर का शाश्वत, नित्य का अनित्य, अमर का मृत्य या डी उपयुक्त दिए हुए सभी विकल्प। सो मेरे दोस्त ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं, नश्वर का शाश्वत, नित्य का अनित्य और अमर का मृत्यु। और इस तरीके से आपका सुमेलित सारे के सारे स्टेटमेंट ऑल राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, पूरब और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण को हम क्या कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम इसे ईशान बोलते हैं। ये हमें जानने की ज़रूरत है और ये लगभग एक आप कमेंट करिएगा कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। आपको कमेंट करना है। मैंने सिर्फ उत्तर का बताया है, ये वाला, इसको बोलते हैं ईशान। इसको क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं। अब आपको बताना है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है और ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहे हैं 22 पे। 22 का क्या है, अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही शब्द है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, जिसे हम क्या अभिजात वर्ग कहेंगे, निरंतर प्रगति करने वाला, राजा का पुत्र या जो प्रशंसा का पात्र हो। तो देखिए अभिजात वर्ग हमेशा उच्च कुल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है। इसीलिए सामान्य तौर पे ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को कभी कभी अभिजात वर्ग भी कह दिया जाता है। ठीक, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। पर्वत के ऊपर का समतल भूमि के लिए वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा। जो पर्वत के ऊपर वाला भूमि है उसको हम सामान्यतः अधिपत्य वर्ड यूज़ करते हैं या अधित्यक्ता वर्ड कभी कभी यूज़ कर देते हैं, अधित्यक्ता। ठीक है। बहुत दिनों पहले ब्याही स्त्री के लिए क्या शब्द होगा, पटरानी, पूर्वधुका या अधयुड़ा या प्रोणा। सो मेरे दोस्त अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 24 की, तो जो बहुत दिनों पहले स्त्री ब्याही हो उसे हम प्रौढ़ा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीके से विमेल है। सूर्योदय के पूर्व का समय, अरुणोदय, जो कल्पना से परे हो, कल्पना अतीत, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक और किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित या विमेल है। तो इतिहास से संबंध रखने वाले को मेरे दोस्त ऐतिहासिक नहीं कहते, इसे ऐतिहासिक बोलते हैं, ऐतिहासिक बोलते हैं, ऐतिहासिक बोलते हैं कि यही विमेल है, बाकी सब के सब सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 26, आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा। भविष्यता, भावी, भूतपूर्व या अनादि। तो सामान्यतः हम लोग आगे वाले के लिए भावी वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग क्लास में यूज़ कर देते हैं भावी सिविल सेवक या भावी चपरासी या भावी राज्यपाल, भावी मुख्यमंत्री या भावी वो कुछ भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कि वह व्यक्ति फ्यूचर में भविष्य में होने वाला है। दुर्गेश शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है। जो कठिनता से जाना जा सके, जो कठिनता से जीता जा सके, जिसे परास्त करना कठिन हो,
बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, ये क्या कहलाएगा? दुर्गेय शब्द के लिए आपसे पूछ रहा है। सो मेरे दोस्त, दुर्गेय शब्द का अर्थ क्या होता है? जो कठिनता से जाना जा सके, इसे हम बोलते हैं दुर्गेय। तो उपयुक्त कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका ए वाला वाक्यांश के लिए। वहीं पे जो बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा हो उसको दुर्भिसंधि कहा जाता है। दुर्भिसंधि कहा जाता है। और ए इज द राइट ऑप्शन 27। क्वेश्चन नंबर 28, अपना हित अहित सोचने में समर्थ के लिए वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? स्वार्थी, पंडित, विवेकी या ज्ञानी। तो अपना हित सोचने वाले को विवेकी कहा जाता है। प्रतिवादी के लिए वाक्यांश के लिए शब्द जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जो मुकदमा दायर करे, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, या इनमें से कोई नहीं। सो मेरे दोस्त, प्रतिवादी की मैं बात करूं तो प्रतिवादी का मतलब होता है जो दायर मुकदमे को प्रतिकार करे, वो क्या कहलाता है? वो प्रतिवादी कहलाता है। और वहीं जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। क्या बोलेंगे? उस पर अभियुक्त बोलेंगे जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। और जो मुकदमा दायर करे इसको क्या बोलेंगे? इसको वादी बोलेंगे। ठीक, इसको वादी बोलेंगे। और जो मुकदमे को प्रतिकार करे उसे प्रतिवादी बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है जिसकी गणना ना की जा सके वो क्या कहलाएगा? अगणनीय कहलाएगा। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, अवसाय किस एक का तत्सम शब्द है? अमावस का है, ओस का है, आरसी का है या आढ़त का है? सो अवसाय ओस का तत्सम शब्द है। किसका है? ओस का तत्सम शब्द है। जबकि अमावस्या का अमावस होता है। किसका होता है? अमावस्या। अमावस्या का अमावस होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का सही जोड़ा नहीं है। चक्र का चर्वण है, षटक का सकट है, ज्ञात ग्रह का परख है और मक्षिका का हरिद्रा है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा सही जोड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32। सो मेरे दोस्त, परख एक पहली बात तो आप ये जानिए कि जो परख है एक तत्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम परीक्षा होता है। अन्य सभी के सभी जोड़े क्या हैं? वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32, तत्सम शब्द आपको बताना है किसका? चक्र, चर्वण, षटक, ज्ञात्रिक, इसी के साथ में और क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द युग्म गलत है? ठीक है, ज्ञान का जानना, ताम्र का तांबा, स्तोक का फिटकरी और प्रणाल का परनाला। सो आपको यहाँ पे जानना चाहिए कि जो स्तोक है, स्तोक थोड़ा का सही तत्सम होता है। स्तोक का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा होता है तत्सम। जबकि फिटकरी का क्या होता है? फिटकरी का होता है स्फटिक। सो सी इज द इसका राइट ऑप्शन होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नर्क तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? नख, नाक, नींबू या नया। क्वेश्चन नंबर 34, अगर मैं नख की बात करूं तो नर्क का मतलब नाक और नख का मतलब नाखून और नव्य का मतलब नया होता है। ठीक है, तो सी का 34 का बी इज द राइट ऑप्शन नाक होगा इसका। यहाँ बहुत डेप्थ में अभी नहीं जा रहा है। बछड़ा का सही तत्भव क्या है? वत्स, बछड़ा, वृतक या वर्धक। बछड़ा का सही तो तत्व शब्द है वो है वत्स। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? प्रतिवेशी, ध्वनि, दीपावली या थोड़ा। सो इसमें से अगर आप थोड़ा सा गौर से करेंगे, जो थोड़ा है वो एक तत्भव शब्द है और थोड़ा का क्या होता है? स्तोक होता है। ठीक, थोड़ा का स्तोक होता है। इस
तोक होता है ये नहीं है, बाकी सब के सब क्या हैं, वो आपके सही सुमेलित हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं तत्सम कौन सा नहीं है, तो डी तत्सम नहीं है। डी कैसा है, ये तद्भव शब्द है। वहीं प्रतिवेशी की अगर मैं बात करूं तो प्रतिवेशी का मतलब होता है पड़ोसी। ध्वनि की मैं बात करूं तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा धुन। वहीं पे अगर मैं दीपावली की बात करूं तो इसका हो जाएगा दिवाली। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक तत्सम शब्द है भीतर, बेर, प्रगुण या रैन। सो यहाँ पे डी तत्सम कौन सा है, सो सी प्रगुण एक तत्सम शब्द है। जबकि भीतर का क्या होता है, भीतर का अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर, भीतर का अभ्यंतर। बेर का बदरी, बेर का बदरी, और वहीं रैन का रजनी होता है। क्या होगा, इसका हो जाएगा रजनी। जबकि तत्सम की अगर मैं बात करूं, भीतर का तो पहुना का एक वर्ड आ जाता है प्रगुण, प्रगुण को बोलते हैं पहुना। पहुना, पहुना का मतलब कोई मेहमान होता है, जैसे गांव में बोलते हैं कि भैया कोई मेहमान है तो कहते हैं देखो तोरे यहाँ कोनो पहुना आवा है। पहुना का मतलब होता है जो एक रिश्तेदारी मेहमान नवाजी करने आते हैं। जैसे मतलब कोई जब रिलेटिव्स हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग बोलते हैं भैया देखो कोई रिलेटिव आया। गांव में हमारे यहाँ बोल दिया जाता है भैया देखो कोनो पहुना आया। पहुना का मतलब नाते रिश्तेदार, यही सब मामा मौसा फूफा, यही सब नाते रिश्तेदारों को हम पहुना कहा जाता है। अनजान व्यक्ति के लिए भी कभी कभी पहुना शब्द यूज़ किया जाता है कि गांव में हमारे कहते हैं कि भैया खटिया डाव पहुना आया है मतलब उनको बैठने के लिए खटिया शब्द यूज़ किया जाता है। खटिया यानी चारपाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम शब्द है, मक्खन, शकुन, हस्त या शून्य। 38 तो मक्खन शब्द कैसा है, ये एक तत्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, मृषण होता है। ठीक, कौन सा है, मक्खन, और इसका क्या है, हस्ती का क्या होगा, तो हस्ती किसका है, हस्ती का मतलब हाथी। शकुन का मतलब क्या हो जाएगा, सगुन। लगन में बहुत सारा ढेर सारा सगुन मिलता है। उसी प्रकार से शून्य का क्या होगा, शून्य। जैसे कभी कभी कहा जाता है भैया हाथवा गड़वा लागत है शून्य होएगा है। ठीक, तो उसी को शून्य कहा जाता है। मतलब शून्य का मतलब है कि ऐसा हमारा बॉडी पार्ट जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, वो पार्ट हमारा, वो बॉडी का पार्ट हमारा शून्य हो जाता है या शून्य हो जाता है। इसीलिए हम शून्य शब्द यूज़ करते हैं और ये कैसा है, एक तत्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं। शून्य तत्सम है और शून्य तत्भव शब्द है। हथौड़ा, हस्त, हस्थौड़ा, हस्त या हरथौड़। ठीक, ये आपको बताना है तो हथौड़ा का मतलब हस्त ही होता है। सो इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सापत्नी, सापत्नी का मतलब सौत, कर्पूर का मतलब कपूर, षंड का मतलब शाण और शक्कर का मतलब शर्करा। क्वेश्चन नंबर 40। सो शक्कर क्या है, शक्कर एक तद्भव शब्द है। पहली बात ये जानिएगा, ये क्या है, तो ये एक तद्भव शब्द है। ठीक, और इसका तत्सम क्या होगा, शर्करा इसका तत्सम शब्द है। ठीक, वहीं पे अन्य सभी तद्भव तत्सम युग्म कैसे हैं, वो सुमेलित हैं। ठीक, शक्कर का एक तद्भव है और शर्करा क्या है, चेंज हुआ है। ठीक, वहीं पे सपत्नी को शौत कहा जाता है, कर्पूर को कपूर कहा जाता है, शांड को साढ़ कहा जाता है। वहीं पे ये सुमेलित क्या कह रहा है कि तत्भव और तत्सम, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। तत्भव तत्भव इधर है और तत्सम इधर है, जबकि तत्सम और तद्भव कह रहा था ये। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, परलौकिक, उत्ग्रीव, रचयिता या दौर्बल्य। सो इसमें अशुद्ध के तौर पर आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा, डी। क्या पूछा, शुद्ध, तो शुद्ध मेरे दोस्त दौर्बल्य शुद्ध वर्तनी वाला एक शब्द लिखा हुआ है। वहीं पे परलौकिक नहीं होता है, ये पारलौकिक होता है। पारलौकिक होता है। उत्ग्रीव के स्थान पर उदग्रीव होगा। रीज़न ये है कि जब आप इसको संधि के तौर पर करेंगे तो जो कभी भी संधि करेंगे तो संधि में जितने भी, चाहे वो का वर्ग वाले हों, का, चा, टा, ता और पा,
जब भी इनका आप संधि करेंगे और इन संधियों में अगर कोई लास्ट से आप संधि करते हैं तो हमेशा वो तीसरा वाला वर्ड आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये उद्ग्रीव हो जाएगा। रचयिता का रचयिता होता है, रचयिता, रचयिता, छोटी ई की मात्रा होगी ना कि बड़ी ई की मात्रा होगी, ठीक, इसलिए ये सब अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला है? अधोगति, जानवी, गुणिगण या त्याज्य। अशुद्ध वाला कौन सा है? तो जानवी, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध है जा आधान ना हुआ और बाबा पे बड़े ई की मात्रा जानवी, ये इसका शुद्ध शब्द होगा। सो ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? इसमें भी शुद्ध शब्द आपको निकालना है। अनुसांगिक, अनुसांगिक, आनुसांगिक या आनुषांगिक, ये आपको बताना है। सो मेरे दोस्त, इसमें से कौन सा सही है? डी, ये आनुसांगिक होता है, पेट चीरा वाला होता है, ये वाला याद रखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सदोपदेश, विदुषी, व्यावसायिक या मनोकामना। क्वेश्चन नंबर 44 और 44 की मैं बात करूं तो कौन सा शुद्ध है? इसमें शुद्ध है व्यावसायिक। सदोपदेश का क्या होगा? तो इसको सदुपदेश होता है, सदो नहीं होता है, सदुपदेश होगा। विदुषी का क्या होगा? तो विदुषी का विदुषी होगा, ना कि बड़ी ई की बड़ा ऊ की मात्रा होगा, विदुषी होगा। वहीं पे अगर मैं मनोकामना की बात करूँ तो मनोकामना नहीं, मनः कामना होता है, मनः कामना होता है, ठीक। शुद्ध शब्द को आपको चयन करना है। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर 6 अंग या 6 अंग माने जाते हैं। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए मुझे नहीं पता कि क्या कैसा है, कौन सा शुद्ध है, बट बाकियों की अपेक्षा मुझे सी वाला पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द एक कौन सा है? टिप्पणी है, मिष्ठान है, तात्कालिक है या राहुल सांकृत्यायन है, ठीक। वहीं पे अगर मैं 46 की बात करूं तो राहुल सांकृत्यायन अशुद्ध वर्तनी है। यहाँ पे क्या होगा? राहुल सांकृत्यायन है, ना कि सांस्कृत्यायन है। ये वाला एक वर्ड गलत है और ये क्या होगा? तो ये होगा सांकृत्यायन। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक शुद्ध वाक्य है? मधु मोहन या सोहन जाएगा। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। पेड़ से फल आ रहे हैं, अनेकों बार देख चुका हूँ, ठीक। 47, तो 47 में अगर मैं शुद्ध की बात करूँ तो यदि अगर थोड़ा बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो किसी भी स्टेटमेंट को सही करना गलत वो किस आधार पे होगा? वो कर्ता, कर्म और संज्ञा या हमें इन सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत ग्रामर के तौर पर देखना पड़ता है। यदि कर्ता में संज्ञाएं या से जुड़ी होती हैं तो क्रिया अंतिम संज्ञा पद के अनुसार होता है। इसीलिए अन्य 3 वाक्य अशुद्ध हैं और बाकी के वाक्य जो क्या हैं वो शुद्ध हैं। तो कहने का सेंस है कि ए इज़ द राइट ऑप्शन है। बाकी के बाकी आपके ये शुद्ध वाक्य हैं। इसी प्रकार से इसका जो शुद्ध रूप क्या होगा कि मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं, जा नहीं रहा है, दिल्ली जा रहे हैं। पेड़ से फल आ रहे हैं तो पेड़ पर फल आ रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और अनेकों बार देख चुका हूँ तो इसका अनेकों नहीं होगा, अनेक बार देख चुका हूँ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, मैंने गुरु का दर्शन किया, आज बजट के ऊपर बहस होगी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। आपको क्या बताना है? इसमें से कौन सा एक शुद्ध है? सो 48 का भी स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डी इज़ द राइट ऑप्शन है। वहीं इतनी आलस्यता ठीक नहीं, इसमें होगा कि इतनी आलस्य ठीक नहीं है। मैंने गुरु का दर्शन किया तो ये है कि मैंने गुरु के दर्शन किया नहीं, मैंने गुरु के दर्शन किए। आज बजट के ऊपर चर्चा होगी तो ऐसा नहीं होगा, आज बजट पर चर्चा होगी। ये इसके शुद्ध वाक्य हैं,
क्वेश्चन नंबर हमारा है किस पे 49 पे। निम्नलिखित में से आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, ये कौन सा अशुद्ध है। मैंने बोला कल मत आना, ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, आज रविवार का दिन है, एक गिलास पानी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में आज रविवार का दिन है, ये एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध क्या होगा, आज रविवार है। ये आपको देखना है, दिन क्या है, एक तरीके से रॉन्ग वर्ड है क्योंकि यहाँ रविवार भी दिन को ही सूचित कर रहा है। बाकी के बाकी सारे स्टेटमेंट कैसे हैं वो सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण करवाया, सविता हिंदी की सुधार्थी है, कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 50। सो मेरे तो जिसमें शुद्ध शब्द है, ठीक है, क्या कि सविता, ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा अशुद्ध वाला वो कौन सा होगा, ये अशुद्ध है। इसमें होगा क्या, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधारोपण करवाया है, वृक्षारोपण नहीं है। वृक्षारोपण की जगह पे क्या होगा, पौधारोपण होगा, पौधारोपण, पौधारोपण करवाया। क्वेश्चन नंबर 51। एक विशेष पद है, स्त्रैण, मात्रिक, विधान या क्षुब्ध। ठीक, तो इसमें स्त्रैण का जो विशेष पद क्या होगा, ठीक है, ये क्या है, विशेषण है। इसमें हमें विशेष से पूछा गया है, तो विधान क्या है, ये विशेष पद है। ठीक, स्त्रैण का स्त्री, मात्रक का माता, शुद्ध का क्षोभ, वहीं पे विधान का वैधानिक। ठीक है, ये विशेष है और ये इसका विशेषण है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है, इष्ट, आर्स, गणित या गौरव। क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 में अगर मैं बात करूं विशेषण नहीं है तो गौरव, गौरव विशेषण नहीं है मेरे दोस्त। गौरव क्या है, गौरव एक विशेष से वर्ड है। क्या है, ये विशेष से है, ये क्या है, विशेष से है। वहीं पे अगर मैं इष्ट की बात करूं तो इष्ट का क्या होगा, ऐषण, घृणित का घृणा, घृणित का घृणा, वही आर्ष का ऋषि। ठीक, क्या हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा। ठीक, और गौरव का विशेषण क्या होगा, गौरान्वित या गौरवित, गौरवित, गौरवित। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है, उस पागल पैसे या इतने। देखिएगा, प्रश्नगत में अगर मैं बात करूं या प्रश्न की मैं बात करूं तो प्रश्न में जो पागल है एक गुणवाचक विशेषण है, वह आदमी की विशेषता को बता रहा है कि आदमी कैसा है, आदमी पागल है, ये उसका गुण है। कहना कि भैया कोई व्यक्ति पागल है, कोई बुद्धिमान है, कोई चालू है, कोई अन्य प्रकार का व्यक्ति है, तो वो क्या होगा, उसका गुण कैसा है, वो पागल है। ठीक, पागल व्यक्ति को दे रहा, व्यक्ति कैसा है, पागल है। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित युग्मों में वाक्य एवं उसके सामने लगे विशेषण में कौन सा एक युग्म सही है। तुलसी के समान पवित्र, क्वेश्चन नंबर 54। तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चय और अंगद के पाँव के समान अटल। इस सब के सब मेरे दोस्त स्टेटमेंट सही है, सो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित वाक्यों में से एक प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। कमला अति सुंदर लड़की है, राम चंचल लड़का है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54। अच्छा, अब देखिएगा 55। हमने अभी तक देखा है कि विशेष से क्या है, विशेषण क्या है। तो विशेषण जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि लाल कुर्ता,
लाल कुर्ता। अब देखिएगा, तो ये कुर्ता क्या है? कुर्ता है विशेष से, और लाल क्या है? उसका विशेषण है, इसकी विशेषता है। ठीक, मतलब विशेष वह होता है जिसके बारे में बताया जाता है, और विशेषण वह होता है जो उसकी खासियत होती है। जैसे लंबा लड़का, छोटा लड़का, नाटा सा लड़का, गोलू सा लड़का, मोलू सा लड़का, लाल लड़का, नीला लड़का, सुंदर लड़की, काली लड़की, सुंदर लड़का, गंदा लड़का, ये क्या है? उसकी खासियत है। ठीक, नीला घोड़ा, काला घोड़ा, उसके बाद में मान लीजिए कि क्या कहते हैं, सफ़ेद फूल, ये सब क्या है? उस एक वस्तु की या एक व्यक्ति की क्या बताता है? विशेषता को बता रहा है। हमेशा जो विशेष से होगा वो संज्ञा शब्द को सूचित करता है, और जो लाल है वो मतलब लाल रंग या काला रंग, भूरा रंग, कुछ भी है, वो उसकी क्वालिटी को बताता है, उसके गुण को बताता है, उसकी विशेषता या विशेषण को बताता है। प्रविशेषण क्या कहते हैं? प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण के विशेषण को बताता है, मतलब जो विशेष को भी बताए। जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल कुछ ऐसे कि वह लड़की बहुत सुंदर है। वह लड़की क्यों सुंदर है? लड़का सुंदर है। हमेशा लड़की क्यों सुंदर? लड़का सुंदर। लड़का, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, लड़का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। ठीक, अब देखिए, मैंने कहा लड़का सुंदर है, तो कितना सुंदर है? कम सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है। अरे मतलब सुंदर है, बिल्कुल मार सुंदर, तरह सुंदर, गाबो गाब सुंदर है, बहुत ही सुंदर, मतलब कुछ कहने को नहीं कितना सुंदर है। तो एक तो लड़का की विशेषता क्या हो गई? हमने तो बता दिया भैया लड़का की जो विशेषता है वो लड़का कैसा है? सुंदर है। एक तो हमने ये कह दिया, लड़का कैसा? सुंदर। अब सुंदर कैसा है? कम सुंदर, ज़्यादा सुंदर, बहुत ही सुंदर, कैसा सुंदर? जो सुंदर की भी विशेषता को बताए वो प्राविशेषण है। ठीक, तो लड़का क्या हो जाएगा? लड़का हो गया विशेष। सुंदर क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। मैं लिख दे रहा हूँ, लड़का हो गया विशेषण, और बहुत क्या हो गया? प्राविशेषण। इतना याद रखिएगा। अब बताइए कि कमला अति सुंदर लड़की है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 55 का। तो 55 में अति लगा हुआ है, इसलिए कमला कितनी सुंदर है? अति सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, मतलब मार सुंदरता भरा पड़ा है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण के दृष्टि से सही है? सामरिक, संश्लेष, ज्ञात या श्रवण, अनासक्त, ऐतिहासिक, महत या सरीखा, तंबूल, तत्व, जोगी या जुदा, घात, गरीबी, चरित्र या जातीय। सो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 56 के विशेष एवं विशेषण के, तो इसमें से जो कौन सा दृष्टि से सही है वो है इसका बी इज़ द राइट ऑप्शन। वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ, ठीक है, कि कौन सा इसमें से विशेषण है, तो विशेषण में सामरिक, संश्लेष, ज्ञात एवं श्रवण, तंबूल, तत्व, जोगी और जुदा। ठीक, इतिहास, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि घात, गरीबी, चरित्र और जातीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैं इसको अंडरलाइन कर दूँ, इसके जो सारे स्टेटमेंट हैं वो कैसे हैं? सही है। जैसे अनासक्त का जो विशेष होगा वो अनासक्ति होगा, ऐतिहासिक का विशेष क्या होगा? वो इतिहास होगा, महत्व का विशेष की बात करूँ तो मैं महत्व होगा, और जो सरीखा है ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? पथ का पाथे, फेन का फेनिल, विरोध का विरुद्ध, और हार्दिक का हृदय। आपको बताना है बस कि इसमें से कौन सा एक विशेष विशेषण युग्म सही नहीं है। सो मेरे दोस्त, डी सही नहीं है, विशेष विशेषण गलत है, क्योंकि यहाँ पे विशेष विशेषण युग्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक विशेष है? अजित है, अंतर है, अधिकारी है या आंतरिक है? सो मेरे दोस्त, यहाँ पे जो विकारी शब्द संज्ञा को खड़े, तो वो कौन सा है? वो है आपका 58, और 58 का अंतर ये कैसा है? ये एक विशेष शब्द है। इसका विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण होगा आंतरिक। ठीक, आंतरिक इसका विशेषण शब्द होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की,
जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? अव्यय विशेषण, विशेष या क्रिया विशेषण, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही विशेष युग्म नहीं है? परख, प्राचीन, तबाही, तटस्थता, फौजी, फुर्तीला, झूठा, झंकृत। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष युग्म नहीं है। सो बी, तबाही और तटस्थ। तबाही एवं तटस्थता क्या है? एक विशेषण शब्द है। इसी में अगर विशेष की बात करूँ तो तबाह और तटस्थ होगा। ठीक, सो ओवरऑल ये हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस अपने कवर कर लिए हैं। ठीक, बाकी नेक्स्ट आप कमेंट करिएगा कि आप क्या इच्छा है, आप कौन सा टेस्ट चाहते हैं, जीएस का चाहते हैं, हिंदी का चाहते हैं, इवन या आप सेक्टोरल चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज चाहते हैं, या किस कोचिंग का आप चाहते हैं, ये आप कमेंट करिएगा। मैं और मेरी टीम कोशिश करेगी कि वो मॉक टेस्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो ध्येय का ही हम लोग जीएस का कर चुके हैं और आज हिंदी का कर चुके हैं। कोशिश ये होगी कि हिंदी का हम लोग जो अभी कमीशन पूछा है 2013 से लेकर के और अभी तक हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए। बहुत जल्द आपको हमारा एप्लीकेशन, वेबसाइट भी मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।